स्वागत है बच्चों। नागरिक शास्त्र अध्याय 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के प्रथम वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बड़ी तेज़ी के साथ पसंद की जाने लगी और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में इस प्रकार से सन 1900 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई जाने लगी। पुरानी जो शासन व्यवस्था थी, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे सैनिक तानाशाही रहा हो, उसको उखाड़ फेंकने के लिए अनेक स्तर पर अनेक तरीके से जन आंदोलन किए गए और लोकतंत्र दुनिया के विभिन्न देशों में स्थापित होता चला गया। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही है। और सबसे पहला जो नाम आता है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे देश के साथ ही यानी सन 1947 में आज़ाद हुआ एक मुल्क है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, और पाकिस्तान की विडंबना ये रही कि आज तक 4 बार सैनिक तख्तापलट हो चुका है और अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, यानी जितने 70 वर्ष की बात हो रही है, 70 वर्षों में वहाँ पर आधे से ज़्यादा समय तक सैनिक तानाशाही या जनरलों का शासन रहा है। जनरल याह्या खान, जनरल याकूब खान और जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 में उन्होंने जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात करते हैं तो 1999 में उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार थी नवाज शरीफ की, उसको अपदस्थ कर दिया और सैनिक तानाशाह बन बैठे और वहाँ के राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर दिया। फिर 2008 पे फिर वहाँ पर आम चुनाव होते हैं और फिर से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होता है, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति पाकिस्तान में अच्छी नहीं है। आज वर्तमान में इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं से स्थिति ये है कि पाकिस्तान के जनरलों के प्रभाव से मुक्त नहीं करा सके हैं अपने देश के लोकतंत्र को। अब हम आगे देखते हैं अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश को। बांग्लादेश सन 1971 में पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था उस ज़माने में, तो वहाँ से अलग होकर के भारत के सहयोग से एक देश घोषित हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद वहाँ पर सैनिक तख्तापलट किया जाता है और वहाँ पर सैनिक तानाशाही स्थापित हो जाती है। लोकतंत्र के लिए फिर से वहाँ संघर्ष होते हैं और फिर से वहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है और आज वहाँ पर बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन कार्य कर रहा है। तीसरा पड़ोसी राष्ट्र हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर है तो नेपाल का हाल ये है कि नेपाल शुरू से ही राजतंत्र रहा था वहाँ पर, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ भी संघर्ष हो रहे थे, जन आंदोलन हो रहे थे। सन 2005 में नेपाल के जो राजा थे उन्होंने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन संघर्ष इतना व्यापक हो गया लोकतंत्र समर्थकों के द्वारा कि सन 2006 में राजा को मजबूर होकर के लोकतांत्रिक पार्टियों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और एक संविधान सभा गठित की गई नेपाल में, जहाँ पर नेपाल के राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और आज वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। आगे एक और पड़ोसी राष्ट्र है हमारा म्यांमार, यानी इसका प्राचीन नाम था बर्मा और राजधानी यांगून या रंगून कही जाती थी। 1948 में रंगून भी औपनिवेशिक गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करता है, लेकिन और लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित होता है स्वतंत्रता के बाद। लेकिन 1962 में वहाँ भी सैनिक तख्तापलट कर दिया जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके जनरलों का शासन हो जाता है। 30 वर्षों तक लगातार वहाँ पर इस तरह की सैनिक तानाशाही रहती है और 1990 में 30 वर्षों के बाद फिर से म्यांमार में चुनाव कराए जाते हैं और आंग सान सू की
जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी समर्थक नेता थी, और उनकी पार्टी जो NLD थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ने चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन जो वहाँ के सैनिक तानाशाह थे म्यांमार या बर्मा के, उन्होंने चुनाव परिणामों को कोई मान्यता नहीं दी, और इस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार बननी थी उसको स्थापित नहीं होने दिया, और आंग सान सू की और उनके जैसे तमाम जो लोकतंत्र के समर्थक नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। जनता की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए थी वो सीज कर दी गई, और तमाम तरीके से सैनिक तानाशाहों के द्वारा आम जनता पर शोषण किया जाने लगा। करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग उस देश से शरणार्थी हो गए दूसरे देशों में जा कर के। लेकिन नज़रबंदी के दौरान भी जो आंग सान सू की थी, उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंग सान सू की लोकतंत्र के प्रति यह जो प्रेम था या जो समर्थन था या संघर्ष था उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, और उनको नोबेल विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2015 में फिर वहाँ पर आम चुनाव होते हैं, और आज बर्मा में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, और एक संविधान के प्रमुख पद पर आंग सान सू की हैं। राष्ट्रपति आज भी वो नहीं बन सकी हैं। तो कहीं न कहीं से ये स्थिति बर्मा या म्यांमार में है कि आज भी जो एक स्वच्छ लोकतंत्र होना चाहिए वो अभी भी बर्मा में स्थापित नहीं हो सका है। वही हाल करीब करीब बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश को तो नहीं कहेंगे, बांग्लादेश तो पूर्ण रूप में लोकतंत्र हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और नेपाल और म्यांमार का हाल ये है कि कहीं न कहीं से सैनिक तानाशाहों या जनरलों का शासन व्यवस्था या लोकतंत्र पर हस्तक्षेप ज़रूर रहता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है अपनाई गई, लेकिन उसके लिए भी समय समय पर संघर्ष होते रहे हैं या किए गए हैं। लोकतंत्र उखाड़ फेंका गया है और लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया गया है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि क्या विश्व स्तर पर कोई ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सरकार की तरह काम करे। तो हम देखेंगे कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं ज़रूर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विभिन्न देशों के लिए मार्गदर्शन स्थापित करती हैं। उन्हीं में से एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व की समाप्ति के तुरंत बाद हुआ था। दुनिया के शांतिप्रिय 50 देशों ने उसके चार्टर पर साइन किया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व मानचित्र पर आई, और आज दुनिया के करीब 193 देश इसके सदस्य देश हैं। इसका कार्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में शांति स्थापित करना, विभिन्न देशों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाना, दुनिया के विभिन्न देशों में गरीबी को दूर करने के लिए प्रयास करना, दुनिया के विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सी इकाइयां हैं जो इसकी ये सब कार्य करती हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, और इसी तरीके से विश्व शांति स्थापित करने के लिए इसकी एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और आर्थिक मोर्चे पर जब अगर हम चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है विश्व बैंक, और इसी तरह से एक इकाई और है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों जो संस्थाएं हैं IMF और विश्व बैंक, ये दुनिया के विभिन्न देशों को कर्ज देने का काम करती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो कर्ज देती हैं, लेकिन इसके लिए वो कुछ न कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए, अपनाने के लिए उन देशों को कहती हैं जो उनसे कर्ज लेते हैं। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ
या इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनके यहाँ जो निर्णय होते हैं, क्या वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या सभी देशों की सहमति को स्वीकार किया जाता है? क्या वोटिंग में सभी की भागीदारी एक जैसी होती है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो वैसा काम कर सकती है जो विश्व स्तर पर अगर कोई एक सरकार होती तो वो करती। सेम इसी तरीके के कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जो इकाइयाँ हैं वह करती हैं। अब इसके सबसे पहली जो इकाई है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। इसमें दुनिया के करीब 193 देश इसके सदस्य हैं सन 2012 की स्थिति के अनुसार, और हर देश की सदस्यता के अनुसार महासभा को एक एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है वह सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप जो होता है वह काफ़ी कुछ अपने देश की संसद की तरह से ही होता है, जिसमें हर मुद्दे पर चर्चा होती है। दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर, समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है। किसी भी तरह की जो विभिन्न देशों के बीच में टकराहट होती है या सीमा विवाद को लेकर के होती है या विश्व शांति को स्थापित करने के मुद्दे को लेकर के होती है, और या शिक्षा को बढ़ावा देने का मुद्दा होता है। इस तरह के हर मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा होती है। लेकिन जब विभिन्न देशों में टकराव की स्थिति आती है तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है वह बहस तो करती है, बातचीत तो होती है, लेकिन कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक दूसरी इकाई है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसके कुल 15 सदस्य देश होते हैं और 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य देशों में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। बाकी 10 सदस्य देशों का चुनाव आम सभा 2 वर्ष के लिए करती है। पर शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई इस इकाई में जो सारी ताकत है वो 5 देशों तक ही सीमित है। यानी 5 देश ही सारे फैसले ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके पास वीटो पावर नाम की एक शक्ति है। ये वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर यानी इन 5 देशों के बीच में किसी भी मुद्दे पर अगर असहमति होती है, कोई भी एक देश, 5 में से कोई भी एक देश अगर कह दे कि नहीं भाई, हम इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं या हम नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पर हमला हो, तो वो मामला जो है वो फिर रफा दफा कर देना पड़ता है। महासभा में वो बात ही नहीं उठती है, महासभा में इस पर चर्चा ही नहीं हो सकती है। तो बाकी 10 सदस्य सिर्फ मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। ये बाकी और सदस्य देश सिर्फ अपना सैनिक सहयोग करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ भी देखिए लोकतांत्रिक स्थिति नहीं है और सारी की सारी जो शक्तियाँ समाहित हैं इन 5 मुख्य देशों में समाहित हैं, जो सर्वशक्तिशाली और आर्थिक रूप से शक्तिशाली ये जो देश हैं। इसी के बाद एक और दूसरी जो इकाई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, दुनिया के ये विभिन्न देशों को उधार या ऋण देने का काम करती है। 189 सदस्य देश दुनिया के इसके सदस्य हैं। लेकिन सभी को समान मताधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नहीं प्राप्त है। सारे देशों को समान मताधिकार नहीं प्राप्त है, क्योंकि इस देश को, कोई भी देश अगर IMF में जितना अधिक आर्थिक सहयोग करता है, धन का योगदान करता है, उसी अनुपात में उसके वोट की हिस्सेदारी होती है, वोट का वजन तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करीब 40% से भी अधिक वोटों पर सिर्फ 7 देशों का अधिकार है, यानी अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और कनाडा। बाकी 182 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। विश्व और इसी तरह की एक और संस्था है विश्व बैंक।
अंतर्राष्ट्रीय या जिसको कहते हैं यूएनओ की इकाई, प्रमुख इकाई विश्व बैंक, ये भी आईएमएफ की तरह से ही लोन देने का या कर्ज देने का काम करती है। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर भी अमेरिका का दबदबा है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा से कोई न कोई अमेरिकी आज तक होता आया है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के किस देश को कर्ज देना है या मना कर देना है, इसका भी निर्धारण अमेरिका ही करता है। जिस देश के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें कर्ज देने से वह मना कर देता है या मना करवा देता है, विश्व बैंक पर वो प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 3 प्रमुख इकाइयां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, यहाँ पर निर्णय लेने में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया नहीं जाता। यहाँ पर भी वही जो जिसे तानाशाही कहते हैं या अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उसी व्यवस्था पर यह संयुक्त राष्ट्र संघ चल रही है। इसीलिए अभी अपने उद्देश्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। तो हमने देखा कि अभी तक की विश्व सरकार के रूप में अभी कोई ऐसी संस्था नहीं है जो दुनिया के हर देश के लिए एक जैसा निर्णय ले सके, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे संगठन हैं जो काम करते हैं इसी तरीके का। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है, 193 सदस्य देश हैं इसके, और महासभा यहाँ पर होती है जो संसद की तरह कार्य करती है, और इसके सदस्य देश अपने में से ही महासभा का कोई सेक्रेटरी चुनते हैं, महासचिव चुनते हैं, और नियमित वार्षिक सत्र पर इसकी बैठक होती है। लेकिन महासभा विभिन्न देशों के बीच संघर्ष में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाती। और संयुक्त संघ यूएनओ की एक प्रमुख इकाई है जिसके कुल 15 सदस्य देश हैं, और लेकिन निर्णय लेने का अधिकार किसी भी विषय पर प्रमुख 5 देशों के पास ही है, क्योंकि उनके पास वीटो पावर होती है। और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थिति है, और वहाँ भी सभी देशों का जो वोट है वो एक जैसा नहीं है। जिस देश की जितनी ज़्यादा आर्थिक रूप से भागीदारी आईएफ में है या विश्व बैंक में है, उसी तरीके से उसकी वोटिंग है, वोटिंग का अनुपात है वहाँ पर, और उसी तरीके से उनको आर्थिक सहयोग मिलते हैं। और ये देश ये निर्धारित करते हैं कि किस देशों को कर्ज दिया जाए या कर्ज न दिया जाए। तो आगे हम देखते हैं कि देश है इराक के मुद्दे पर क्या स्थिति रही है और किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ पर अपनी भूमिका निभाने में असफल हो जाता है, और किस प्रकार से अमेरिका और इसके कुछ सहयोगी देशों ने इराक की आंतरिक जो शासन व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप किया। तो इराक के बारे में पढ़ते हैं कि इराक 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ एक देश है, लेकिन 3 दशक के बाद यानी करीब करीब 30 वर्षों तक वहाँ लोकतंत्र या चुनी हुई सरकारें थीं, लेकिन तख्तापलट वहाँ पर होता है। और 1968 से वहाँ पर अरब सोशलिस्ट पार्टी यानी बाथ पार्टी नामक एक पार्टी थी जिसका अगुआ आगे चल करके सद्दाम हुसैन बनता है और वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। लेकिन अपने राष्ट्रपति बनने के बाद उसने अपने देश में अपने विरोधियों का बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया और लोगों को मौत की घाट उतारना शुरू किया। इसके खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सद्दाम हुसैन को वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, उसकी तानाशाही उखाड़ फेंकने के लिए और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वहाँ पर स्थापित करने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। अनेक तरीके से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उस पर अनेक झूठे इल्ज़ामों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वह अपनी सत्ता छोड़ दे। लेकिन सद्दाम हुसैन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और फिर दुनिया की जो चुनी हुई शक्तियाँ थीं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि ये जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इराक पर हमला किया
और ये सारी के सारा जो गेम था हमला करने का या सद्दाम हुसैन को हटाने का, उसका कारण ये था कि इन सभी देशों के जो आर्थिक हित थे वो सद्दाम हुसैन ने कहीं न कहीं से प्रभावित कर दिए थे। यानी तेल का जो मैटर है, इराक पर जो तेल का मामला था, इन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला देश था वो अमेरिका था। अमेरिका के जो तेल के हित थे वो कहीं न कहीं से सद्दाम हुसैन ने रोक कर दिए थे और उन तेल के कुओं पर अधिकार स्थापित करने के लिए अमेरिका को वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करवानी थी और सद्दाम हुसैन को वहाँ से हटाना था। और इसके लिए उन्होंने वहाँ पर अपने मित्र राष्ट्रों के साथ हमला किया और सद्दाम हुसैन की शासन व्यवस्था को या तानाशाही व्यवस्था को या जो सैनिक व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका। तो क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि एक देश की शासन व्यवस्था को दूसरा देश इसलिए उखाड़ फेंकना चाहे कि उसके आर्थिक हित वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं? अमेरिका ने यही किया है इराक में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, महासभा के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों का ये जो हमला था इराक पर, वह कहीं से भी सही नहीं था, ये गैर कानूनी था। तो हम देखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, वह कहीं न कहीं से अपने भूमिका में लोकतांत्रिक नज़र नहीं आती। यहाँ भी विश्व के कुछ प्रमुख देशों का ही प्रभाव है, उन्हीं की चलती है। तो अन्य देशों के द्वारा यह लगातार मांग की जाती रही है कि हमें भी उतने ही सहयोग मिलने चाहिए और अन्य देशों को भी अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बनाया जाना चाहिए। भारत भी इसके लिए विगत कई वर्षों से अपनी मांग कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है विभिन्न देशों में वो एक जैसी नहीं रही है। कुछ देशों में जो दिखावटी लोकतंत्र है और कुछ देशों में वास्तविक लोकतंत्र है। भारत जैसी मजबूत लोकतांत्रिक स्थिति दुनिया के हर देशों में नहीं है और इसी तरीके से दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी लोकतांत्रिक स्थिति नहीं नज़र आती है।